16 परेशान करने वाली खोज। हर जगह कई लाशें बिखरी हुई थीं और सड़ रही थीं। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस असामान्यता को देखा, उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अलार्म बजाया और जल्द ही थॉर्न एस्टेट के सामने एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। सभी के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं थीं। कुछ लोग डरे हुए थे, जबकि अन्य डरे हुए थे। आखिरकार कुछ बहादुर व्यक्तियों ने अंदर की स्थिति की जांच करने का फैसला किया। कुछ लोग, सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए, थॉर्न एस्टेट के अंदर घुसने का साहस किया। उन्हें देखते ही भीड़ ने उनके लिए रास्ता बना दिया। उनके कपड़ों पर बने प्रतीक उनके लिए अपरिचित नहीं थे और वे समझ गए कि वे क्या दर्शाते हैं। जहां तक उनका सवाल है, जैसे ही वे थॉर्न एस्टेट में दाखिल हुए, उन्होंने झंडों की सरनी देखी, जिनका इस्तेमाल पिछले भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। उनमें से एक उनके करीब गया और उत्साहपूर्वक उनकी जांच करने लगा। वाह, ये कुछ बहुत ही उच्च स्तरीय सरनी झंडे हैं। किसने सोचा होगा कि इनका इस्तेमाल केवल भ्रम पैदा करने के लिए किया जाएगा? उस आदमी ने पूछा, उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछना बंद करो और बस अपनी जांच जारी रखो, एलन, एक कर्कश दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, जबकि वह और बाकी टीम उसका धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। एलन नाम के आदमी ने अपने टीम लीडर की बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका सारा ध्यान जमीन पर मौजूद संरचनाओं पर चला गया था। कुछ मिनट के मौन चिंतन के बाद एलन ने आखिरकार बात की। यहाँ एक से ज्यादा संरचनाएं हैं। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, कुल 3 हैं। एक भ्रम संरचना, ध्वनिरोधी संरचना और आत्मा अवरोधी संरचना है, और वे सभी बहुत उन्नत भी हैं। मैं ग्रेड की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि वे निश्चित रूप से स्पिरिट रैंक से ऊपर हैं। इस कथन ने सभी उपस्थित लोगों को भौंचक्का कर दिया। उन्हें एलन की बातों पर संदेह नहीं था। हालांकि वह थोड़ा मूर्ख था, लेकिन वह जानता था कि कब गंभीर होना है और कब नहीं। फिर यहाँ क्या हुआ? एक अन्य सदस्य ने भौंचक्का करते हुए कहा। वह एक छोटा, मोटा आदमी था जिसकी मांसपेशियां उसके सिर से भी बड़ी थीं। उसका नाम बोस था। बोस का सवाल सुनने के बाद बाकी 2 सदस्यों ने अपना ध्यान अपने टीम लीडर की ओर लगाया। मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। स्पिरिट रैंक से ऊपर के गठन के लिए स्थिति निस्संदेह अस्पष्ट थी। इसके अलावा वे तकनीकी रूप से थोर्न एस्टेट में घुस आए थे। भले ही ये किसी अच्छे कारण से हो, अगर थोर्न परिवार के सदस्य उन पर हमला करके उन्हें हिरासत में ले लें, तो वे विरोध नहीं कर पाएंगे। उनके पीछे की शक्ति भी उन्हें आसानी से नहीं बचा पाएगी। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद टीम लीडर डेविड ने आखिरकार गहरी आवाज में बोलने से पहले एक सांस ली। चलो अंदर चलते हैं। अगर हालात खराब होते हैं, तो हम बस इतना कहेंगे कि हमें यहाँ उच्च अधिकारियों ने भेजा है। मुझे नहीं लगता कि थोर्न परिवार हमारे लिए चीजों को बहुत मुश्किल बना देगा। टीम के बाकी सदस्यों ने अपना सिर हिलाया और वे थोर्न एस्टेट में आगे बढ़ते रहे। रास्ते में नष्ट हो चुकी इमारतों और लाशों का दृश्य उन्हें और भी बेचैन कर रहा था। इस तथ्य ने भी उन्हें हैरान कर दिया कि वे परिवार के एक भी जीवित सदस्य से नहीं मिले थे। इस बिंदु पर उनमें से कुछ लोग थोर्न परिवार के सदस्यों से मिलने की उम्मीद भी कर रहे थे। कम से कम इससे उनके आसपास के इस निराशाजनक माहौल से छुटकारा मिल जाएगा। जब वे आखिरकार मुख्य मंडप में पहुंचे, वे चकित थे। आमतौर पर शांत रहने वाले डेविड का भी मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उन्होंने सोचा था कि बाहरी आवासों में उन्होंने जो विनाश देखा वह काफी बुरा था। ये पूरी तरह से अलग स्तर पर था। उन्होंने एक एक करके सभी इमारतों की तलाशी ली और अंदर केवल लाशें मिलीं। यहाँ तक कि थोर्न परिवार का मुख्य पारिवारिक हॉल भी खंडहर में था। हालांकि कुलपति और 2 मैडम के शव कहीं नहीं मिले। हालांकि परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों और अधिकारियों के शव मिल गए। 5 लोगों की टीम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंची जिस पर वे भी विश्वास नहीं करना चाहते थे। थोर्न परिवार नष्ट हो गया था, और आसपास मौजूद भयावह क्यूई को देखते हुए ये स्पष्ट था कि कौन सा गुट जिम्मेदार था। यह एक ऐसा अविश्वसनीय बयान था कि अगर वे इसे शहर में जोर से कहते तो शायद उन्हें इसके लिए पीटा जाता। हालांकि सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। मलबे में खोज पूरी करने के बाद एलन ने खुद से कहा, वास्तव में यह विकास बहुत बड़ा है। हमें इसकी रिपोर्ट करने के लिए तुरंत वापस लौटना होगा। मुझे डर है कि पूरे महाद्वीप को एक बड़ा झटका लगने वाला है। डेविड ने दुर्लभ क्षणों में से एक में कहा जब वह एलन से सहमत था। इसके साथ ही वे तुरंत थोर्न एस्टेट से बाहर निकल गए। एस्टेट के सामने जमा भीड़ की सवालिया निगाहों को अनदेखा करते हुए वे तेजी से शहर के बीचों बीच स्थित एक बड़े स्टोर की ओर बढ़ गए।
उनके इस कृत्य से निवासी आश्चर्यचकित थे। हालांकि किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। वे केवल देखते रह गए क्योंकि पांचों लोग उनकी नजरों से ओझल हो गए। कुछ घंटों के बाद शहर के निवासियों के बीच एक चौंकाने वाली खबर फैलने लगी। थोर्न हाउस के विनाश का खुलासा आखिरकार हो गया। शहर के निवासी दहशत में थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि यह कब हुआ। अधिकांश लोगों ने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि यह कुछ उपद्रवियों द्वारा फैलाई जा रही एक अफवाह है। ऐसी झूठी अफवाह फैलाने के लिए कुछ लोगों की पिटाई भी की गई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर के मुख्य क्षेत्र में रहने वालों ने इस सूचना की पुष्टि की। दिन के अंत तक पूरा शहर पूरी तरह से उलट-पुलट हो चुका था। कई व्यापारियों ने पहले ही शहर खाली करने का संकल्प ले लिया था। थोर्न परिवार के स्वामित्व वाली कुछ दुकानों पर पहले से ही कुछ बहादुर व्यक्तियों द्वारा लूटपाट शुरू हो गई थी। डेविड की टीम जिस संगठन से जुड़ी थी, उसने सबसे पहले कार्रवाई की। उन्होंने कई शक्तिशाली व्यक्तियों को मुख्य क्षेत्र में थोर्न के घर के स्वामित्व वाली सभी प्रमुख दुकानों पर नियंत्रण करने के लिए भेजा। जबकि अन्य लोग भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये स्पष्ट था कि उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। कहानी आखिरकार कहीं पहुंच रही है। 17 शाही परिवार के दूत। अगले दिन थोर्न शहर में जो कुछ हुआ, उसकी खबर महाद्वीप के प्रमुख शहरों में फैलने लगी। महाद्वीप के 5 प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख कुलीन परिवारों को यह चौंकाने वाली खबर मिली। इसमें 12 महान परिवार शामिल थे। विभिन्न महान परिवारों के सभी प्रमुखों ने इस खबर को मिश्रित प्रतिक्रियाओं के साथ प्राप्त किया। हालांकि वे सभी सामूहिक रूप से 12 महान परिवार माने जाते थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता सामंजस्यपूर्ण नहीं था। राक्षसी साधकों के सामूहिक खतरे के खिलाफ वे एक साथ मिलकर लड़ते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सभी दोस्त थे। वास्तव में उनके बीच प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर थी। इसमें एकमात्र अच्छी बात यह थी कि वे सभी एक दूसरे से बहुत दूर थे। दक्षिणी क्षेत्र जिसमें एड्रियन वर्तमान में था, उसमें केवल 3 महान परिवार रहते थे। अच्छा, अब 2 ये पता चलने के बाद कि यह राक्षसी साधकों का काम था, वे सभी सतर्क हो गए। उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि राक्षसी गुट के लोग उनके क्षेत्रों में नहीं थे। यह विशेष रूप से वायरे और ब्लेक के घर के लिए सच था, जो कि थोर्न के घर के साथ साथ दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उनमें से केवल कुछ ही थोर्न परिवार की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनमें से अधिकांश ने इसे सीखने के लिए एक सबक के रूप में लिया। एक तरह से थोर्न परिवार की आपदा ने उन्हें उनके आलस्य से जगा दिया और उन्हें अधिक सतर्क बना दिया। थोर्न शहर में खबर फैलने के एक सप्ताह बाद 2 आकृतियां हवा में खड़ी थीं, पूरे शहर को देख रही थीं। वे लगभग एक ही समय पर पहुंची थीं, जिसमें से एक दूसरे से आगे नहीं निकल पा रही थी। उनकी आकृतियां बादलों में छिपी हुई थीं, इसलिए निवासियों को उनकी उपस्थिति का पता नहीं था। उनकी आभा पीछे हट गई थी, जिससे उनके वास्तविक स्तर का एक भी संकेत नहीं मिल रहा था। हो, पुराने भूत मालरिक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार तुम ही आओगे। क्या तुम अपनी छोटी छोटी मनगढ़ंत बातें बनाते बनाते थक गए? दाईं ओर के आदमी की आवाज गूंजी। उसके भूरे बाल और आसमानी नीले रंग के वस्त्र उसे एक गर्मजोशी भरा और सौम्य व्यवहार देते थे। बाईं ओर का बूढ़ा आदमी उसके शब्दों पर नाराज नहीं हुआ। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके फीके बैंगनी वस्त्र घातक जहर की गंध से भरे हुए थे। आम लोग उसके करीब भी नहीं आ पाते। एक ही गंध उन्हें पीड़ा में छटपटाती, दर्दनाक मौत मरने से पहले। उसने अपना झुर्रीदार मुंह खोला और बोला, अगर तुम, हर्बट, जो कब्र में एक पैर रखे हुए हो, आ सकते हो, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? उसकी कर्कश आवाज उसे उसकी उम्र से भी ज्यादा बूढ़ा बना रही थी। हा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मनगढ़ंत नुस्खे ही जहरीले नहीं हैं। नीले रंग के वस्त्र वाले आदमी ने जोरदार ठहाका लगाया। बूढ़े भूत मालरिक के शब्दों को दिल पर नहीं लिया। उनके शब्दों के संक्षिप्त आदान प्रदान ने पहले ही दोनों के एक दूसरे के प्रति रवैये को प्रदर्शित कर दिया था। ऊपर से यह मजाकिया मजाक और हानिरहित टिप्पणियों जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे कहीं ज्यादा थी। दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। यही बात उनके पीछे के परिवारों पर भी लागू होती है। हालांकि उनके बीच कोई खुला झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वे निश्चित रूप से दोस्त भी नहीं थे। मुझे लगा कि इस घटना से तुम लोग दुखी होगे, क्योंकि तुम लोग गठबंधन करने वाले थे। टीएस ब्लेक के घराने से यही उम्मीद थी। बूढ़े भूत मालरिक के अगले शब्दों ने हर्बट को चुप करा दिया। उसका हाव भाव अभी भी कोमल था, लेकिन उसकी आंखों में अब गर्मजोशी का कोई संकेत नहीं था। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया क्योंकि दोनों बूढ़े बस एक दूसरे को घूर रहे थे।
वे कुछ देर तक चुपचाप इंतजार करते रहे, एक दूसरे को संबोधित नहीं किया। लगभग 15 मिनट के बाद उन दोनों ने अचानक एक ही दिशा में अपना सिर घुमाया और दूर तक देखने लगे। दो धारियां तेज गति से बादलों को चीरती हुई दिखाई दे रही थीं। पलक झपकते ही दो धारियां दो बूढ़े लोगों के सामने आ गईं, जिससे दो आकृतियां दिखाई देने लगीं। एक पुरुष और एक महिला। उनके चांदी के वस्त्र, जिनमें सोने की किनारी लगी हुई थी, विलासिता से भरपूर थे और एक अलग दुनिया का एहसास दिलाते थे। उनकी पीठ पर एक शानदार ग्रिफिन का प्रतीक था जो सुनहरे धागों से बुना गया था। उनमें से एक लंबा, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसकी तलवार जैसी तीखी भौहें थीं, उनके आने के बाद बोला, ऐसा लगता है कि हमने दो वरिष्ठों को इंतजार करवाया है। दोनों दूत मजाक कर रहे होंगे। ये बूढ़ा आदमी भी अभी अभी यहाँ आया है, हर्बर्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों नए लोगों के प्रति उसका रवैया बहुत अधिक सौम्य और स्वागत करने वाला हो गया। बूढ़े भूत मालरिक ने बस अभिवादन के रूप में उनकी ओर अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी भी एक प्रतिक्रिया थी। सिर्फ उनकी आभा से दोनों बूढ़े लोग नए लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थे, लेकिन वे उनके प्रति असभ्य होने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों व्यक्ति एवोहट रॉयल परिवार द्वारा भेजे गए दूत थे, जो फ्लोटिंग क्लाउड महाद्वीप के शासक थे। यदि 12 महान परिवार विशालकाय थे, तो एवोहट रॉयल परिवार एक विशालकाय था जिसे वे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दो बूढ़े लोगों के व्यवहार से प्रसन्न होकर अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर उसने अपना ध्यान उनके नीचे के शहर की ओर लगाया और गंभीर स्वर में बोला, इसमें कोई गलती नहीं है। ये निश्चित रूप से राक्षसी साधकों की आभा है। इसके अलावा यह इतने लंबे समय के बाद भी इतना शक्तिशाली है। उसकी साथ ही एक युवा दिखने वाली महिला अपने हाथ के पंखे से अपना चेहरा ढांकते हुए बोली, बिना किसी की नज़र में आए थॉर्न के घर पर हमला करने और उसे नष्ट करने में सक्षम होना। मुझे डर है कि वे कम से कम स्वर्गीय अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हैं। शायद एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। मुझे डर है कि इस बार रूढ़िवादी गुट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस कथन ने उपस्थित सभी लोगों को चुप करा दिया। स्वर्गीय अमर क्षेत्र, यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अपनी प्रतिभा के साथ उनके लिए उस क्षेत्र तक पहुंचना लगभग असंभव था। मुख्य प्रश्न यह है कि वे विशेष रूप से हाउस ऑफ थॉर्न पर हमला क्यों करेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, उससे ये हमला बहुत ही संदिग्ध है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आखिरकार बात की, मैं सहमत हूँ। राक्षसी साधकों के सामान्य रवैये के साथ पूरा शहर जमींदोज हो जाता। इसके बजाय यह एक गुप्त ऑपरेशन जैसा लगता है, ऐसा कुछ जो वे नहीं चाहते थे कि लोग जल्दी से पता लगा लें। बूढ़े भूत मालरिक ने इस बार बात की, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। 18 रोजर सिटी, सभी उपस्थित लोगों ने भौहें सिकुड़ी। वे मूर्ख नहीं थे, वे सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे और समझ सकते थे कि बूढ़ा भूत मालरिक किस ओर इशारा कर रहा था। अगर वे वास्तव में किसी चीज के पीछे थे, तो यह असाधारण होना चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि वह क्या था और क्या उन्होंने इसे हासिल किया था, महिला ने गंभीर स्वर में कहा। फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला। दो बूढ़े लोगों ने ये देखकर अपनी छाती पर मुट्ठी रखते हुए अपना सिर झुका लिया। सम्राट के आदेश से वायरे के घर और ब्लेक के घर को दक्षिणी क्षेत्र में राक्षसी साधकों के निशानों की जांच करनी है और उन्हें निर्दयता से शिकार करना है। ब्लेक के घर को सम्राट का आदेश मिला है, वायरे के घर को सम्राट का आदेश मिला है। बूढ़े भूत मालरिक और हर्बर्ट दोनों ने एक साथ जवाब दिया। उन्होंने अनिच्छा जताने की हिम्मत नहीं की, नहीं उन्हें अपने से कमजोर किसी के सामने सिर झुकाने में शर्म आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी नज़र में वे अपने सामने खड़ी महिला के सामने सिर नहीं झुका रहे थे, बल्कि वे सम्राट के सामने सिर झुका रहे थे। आदेश स्वीकार करने के बाद महिला के हाथों में शाही फरमान प्रकाश के कणों में बदलने लगा और फिर गायब हो गया। दोनों बूढ़े लोगों ने अपनी पीठ सीधी की और दोनों दूतों से कुछ शब्द कहे और फिर वहीं गायब हो गए। दूतों ने भी समय बर्बाद नहीं किया और फिर वापस प्रकाश की लकीरों में बदल गए और दूर जाकर गायब हो गए, जिससे वह इलाका खाली हो गया, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही न हो। इस बीच जंगल में दो जादुई जानवरों द्वारा खींची गई गाड़ी इत्मीनान से चलती हुई दिखाई दे रही थी। एक हफ्ते की यात्रा के बाद एड्रियन और बच्चे एक स्थिरलय में आ गए थे। उन्होंने रास्ते में एक शहर देखा था, लेकिन उसमें प्रवेश करने से परहेज किया था। यह एक शहर था, अभी भी थोर्न शहर के बहुत करीब थे और वहां रहने वाले कुलीन परिवार उन्हें पहचान सकते थे। वे अपने रास्ते पर चलते रहे,
रास्ते में मिलने वाली किसी भी गाड़ी से बातचीत करने से बचते रहे। यह अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और उबाऊ यात्रा 1 महीने तक जारी रही, जब तक कि वे रोजर्स सिटी में नहीं पहुंच गए। ये शहर एक बहुत छोटा शहर था जो वन क्षेत्र में एकांत में था। यहाँ के निवासी ज्यादातर नश्वर थे, जिनकी सबसे ज्यादा ताकत गोल्डन कोर क्षेत्र से बढ़कर नहीं थी। एड्रियन की आंखों में चमक आ गई जब उसने गाड़ी को शहर के दरवाजों की ओर मोड़ा। 2 शहर के पहरेदार जो पहले इधर उधर घूम रहे थे, वे तुरंत सतर्क हो गए जब उन्होंने गाड़ी की सिलहूट को अपने करीब आते देखा। वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें आमतौर पर मेहमान नहीं मिलते थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और जब गाड़ी उनके सामने रुकी तो वे सतर्क हो गए। एड्रियन अपने काले लबादे में था, उसके चेहरे पर एक स्कार्फ था जो मास्क की तरह था। उनमें से एक ने तनावपूर्ण आवाज में घोषणा करने से पहले अपनी हिम्मत जुटाई। ये रोजर्स सिटी है, अपनी पहचान बताएं और यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। गाड़ियों के लिए 100 निम्न श्रेणी के QE पत्थरों का प्रवेश शुल्क है। जब पहरेदारों ने ये देखा तो वे घबरा गए। उनमें से एक ने अपनी कमर पर लगी तलवार भी निकाल ली। हालांकि जब एड्रियन ने एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक की आभा जारी की तो वे दोनों चौंक गए। फिर बिना एक पल भी चूके उसने आवश्यक मात्रा में स्पिरिट स्टोन से भरा एक बैग उनमें से एक की ओर फेंका, जिसने उसे कांपते हाथों से पकड़ लिया। बिना एक शब्द कहे उसने गाड़ी को शहर में निर्देशित किया, दोनों पहरेदारों की चौंकती निगाहों की परवाह किए बिना। दोनों पहरेदारों ने उसे नहीं रोका, या यूं कहीं कि वे रोक नहीं पाए। वे QE संघनन चरण के केवल शुरुआती चरणों में थे। भले ही उनके पास और भी जीवन होते, वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक को भड़काने की हिम्मत नहीं करते। फिर गाड़ी शहर में चली गई, जहां वे एक सराय में पहुंचे। ये सराय शहर की बड़ी सराय में से एक थी, इसलिए वे एक छोटी सी जगह किराए पर लेने में सक्षम थे। आंगन परिवार के बिना भी एड्रियन को सामान्य लोगों की तुलना में धनी माना जाता था। उनका भत्ता कुछ ऐसा था जो आम लोग कुछ दशकों तक बचत करने के बाद ही बना सकते थे। टेलीपोर्टेशन संरचना को शक्ति देने के लिए सैकड़ों हजारों QE पत्थरों का उपयोग करने का उनका पिछला प्रदर्शन इसका प्रमाण था। अपनी शेष संपत्तियों के साथ उन्हें अभी भी एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक के लिए अमीर माना जाता था। यहाँ तक कि एक बड़ा आंगन किराए पर लेना भी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन चूंकि वे खुद पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे केवल इस छोटे से आंगन से ही काम चला सकते थे। एड्रियन को अभी भी अपने चेहरे को दुपट्टे से ढके हुए देखने के बाद सराय के प्रबंधक को उन्हें सराय किराए पर देने में थोड़ी शंका हुई। हालांकि जब एड्रियन ने बड़ी मात्रा में QE पत्थरों को जमीन पर गिराया तो वह आश्वस्त हो गया। एड्रियन की लगातार चापलूसी करने की कोशिश करते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आंगन तक ले जाने की पेशकश भी की, जिसे एड्रियन ने अस्वीकार कर दिया। जब वे तीनों आंगन में दाखिल हुए तभी उन्होंने राहत की सांस ली। आंगन में एक कांस्य ग्रेड का छिपाव ढांचा मौजूद था। इसे सराय ने अपने ग्राहकों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया था। हालांकि यह निम्न श्रेणी का था, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। एड्रियन ने 2 बच्चों को कमरे देखने के लिए ले जाने से पहले इसे सक्रिय किया। बुनियादी सुविधाओं के अलावा घर में केवल एक छोटा सा लिविंग रूम और 2 अन्य छोटे कमरे थे। वास्तव में छोटा, बच्चे पूरे दिन यात्रा करने से थक गए थे। जंगल में 1 महीने से अधिक समय पहले से ही वे सहन कर सकते थे। उन्होंने जल्दी से स्नान किया और रात के लिए सो गए। एड्रियन ने उन्हें नहीं रोका। आखिरकार वह भी थका हुआ था, शायद बच्चों से भी ज्यादा। अगले कुछ दिनों तक वे सराय में रहे और अपने अगले कदम का पता लगाने की कोशिश की। 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद थोर्न परिवार के विनाश की खबर महाद्वीप के हर बड़े शहर में फैल गई थी। हालांकि कुछ पिछड़े इलाके ऐसे भी थे जहां खबर नहीं पहुंची थी। हालांकि रोजर्स सिटी को आश्चर्यजनक रूप से इसकी जानकारी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक ही क्षेत्र में थे, लेकिन थोर्न परिवार के पतन की खबर ने किसी तरह इसे इस छोटे शहर में पहुंचा दिया था। 19 एलिसिया ब्लेक। रोजर्स सिटी में बसने के कुछ दिनों बाद एड्रियन और बच्चे आखिरकार अपने नए शेड्यूल के आदी हो गए। बच्चे आंगन में रहे जबकि एड्रियन उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर चला गया। एक दिन शहर के रेस्तरां में एड्रियन खिड़की के पास एक टेबल पर बैठा था, अपने काले लिबादे में लिपटा हुआ। वह चुपचाप अपना खाना खा रहा था और ग्राहकों की बातचीत सुन रहा था। उसका मुख्य उद्देश्य जानकारी इकट्ठा करना था। वह जानता था कि राक्षसी संप्रदाय लंबे समय तक अपनी हरकतों को छिपा नहीं सकते और उन्हें अंततः हार माननी पड़ेगी।
वह अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए रूढ़िवादी गुट की प्रतिक्रिया का आकलन करना चाहता था। एड्रियन अब वैसा 15 वर्षीय लड़का नहीं था जैसा वह 1 महीने पहले था। अपने परिवार के विनाश के साथ साथ उसे जो विशाल ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसने उसकी बुद्धिमत्ता और मानसिक दृढ़ता को उस स्तर तक बढ़ा दिया जो एक बच्चे में नहीं पाया जाना चाहिए। अरे, क्या आपको नहीं लगता कि शहर में गश्त बहुत ज्यादा हो रही है? बेशक, लेकिन ये बिना कारण नहीं है। ये सच है। कुछ लोग अभी भी विश्वास नहीं कर सकते कि थोर्न परिवार गिर गया है। यह अफसोस की बात है कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। अफसोस की बात है। हाँ, वे कमीने इसके लायक थे। उनका अहंकार आखिरकार उन पर हावी हो गया। हाल की घटनाओं पर विभिन्न व्यक्तियों ने अपनी राय व्यक्त की। कुछ थोर्न परिवार के प्रति सहानुभूति रखते थे जबकि कुछ उनके दुर्भाग्य पर गर्व कर रहे थे। अधिकांश लोग बस एक मजेदार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही विषय कुछ अन्य विषयों पर बदल गए। एड्रियन ने सब कुछ सुना और कोई उपयोगी जानकारी नहीं पा सका। हालांकि यह अपेक्षित था। आखिरकार रोचर सिटी एक छोटा सा शहर था जो कहीं बीच में था। ये तथ्य कि वे ऐसी खबर प्राप्त करने में सक्षम थे, पहले से ही विश्वास करना कठिन था। पिछले कुछ दिनों से यही स्थिति थी। वह चुपचाप उठा और रेस्तरां से बाहर निकल गया। वह जल्दी से छोटे से आंगन में वापस चला गया और अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके लौटने पर बच्चों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे सुबह सुबह साधना करने से थके होने के कारण झपकी ले रहे थे। एड्रियन कुछ देर तक छत को घूरता रहा, गहन चिंतन में। थोड़ी देर बाद उसकी निगाहें स्थिर हो गईं और उसने एक निर्णय लिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसमें एक छोटी क्रिस्टल बॉल दिखाई दी। ये संचार की एक विधि थी जिसके लिए क्रिस्टल बॉल की आवश्यकता होती थी, जो एक जोड़ी होती थी। क्रिस्टल बॉल में कीवी डालकर एक दूसरे से जुड़ सकता था। एड्रियन ने उसमें अपनी कीवी डाली और वह चमकने लगी। दूर एक आलीशान हॉल में एड्रियन के समान उम्र की एक लड़की अपनी तलवार कला का अभ्यास कर रही थी जब उसने अपनी स्टोरेज रिंग से उतार चढ़ाव महसूस किया। उसकी नाजुक आकृति अचानक रुक गई क्योंकि उसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक भाव दिखाई दिया। जैसे ही वह उठाने वाली थी, अचानक उसके पीछे एक आकृति दिखाई दी। तुमने अभ्यास क्यों बंद कर दिया है? आकृति ने थोड़ी कर्कश आवाज में सवाल किया। उसने पलटकर देखा तो उसके पिता नॉर्मन ब्लेक परिवार के मुखिया, उसके पीछे खड़े थे। लड़की ने पलटकर आश्चर्य से कहा, पिताजी, कोई क्रिस्टल बॉल का उपयोग करके मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना हाथ हिलाया और उसमें एक समान दिखने वाली क्रिस्टल बॉल दिखाई दी। उसने अपनी कीवी को डाला और 2 क्रिस्टल बॉल के बीच एक कनेक्शन बन गया। एलिसिया, क्या तुम वहां हो? क्रिस्टल बॉल से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एड्रियन, तुम जीवित हो? क्रिस्टल बॉल से उसकी हैरान आवाज सुनाई दी। एड्रियन उसके रवैये से हैरान नहीं था। आखिरकार उसके परिवार के विनाश की खबर पूरे महाद्वीप में फैल रही थी। किसी ने भी उसके जीवित होने की उम्मीद नहीं की होगी। हाँ, मैं जीवित हूँ। मैं बचने के लिए भाग्यशाली था। उसकी व्याख्या सुनकर पिता और बेटी दोनों को स्थिति कुछ हद तक समझ में आ गई। एलिसिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं या नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं लोगों को बुला सकूं और मुझे यहाँ से सुरक्षित निकलने में मदद कर सकूं। एलिसिया बचपन से ही मंगेतर थी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता था कि वे प्यार में थे, लेकिन दोनों परिवारों के प्रभाव के कारण वे नियमित रूप से संवाद करते थे और एक दूसरे से बहुत परिचित थे। एड्रियन एलिसिया को अपना दोस्त मानता था, इसलिए उसे उसके अगले शब्दों की उम्मीद नहीं थी। एड्रियन, मैं और ब्लेक का घराना तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहते समय उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी। एड्रियन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने जवाब दिया, रुको, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मदद नहीं कर सकते? कम से कम ऐसा निर्णय लेने से पहले अपने पिता से सलाह तो लो। यह मेरे पिता का निर्णय है। उसकी आवाज़ फिर से गूंजी। थोड़ी देर रुकने के बाद एड्रियन फिर से बोला, दोनों घरों में ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए आपसी सहमति है। तुम मेरी मंगेतर हो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहती? हाउस ऑफ थॉर्न अब मौजूद नहीं है, इसलिए दोनों परिवारों के बीच सभी समझौते अमान्य हैं, हमारी सगाई सहित। जैसे ही उसने आखिरी हिस्सा कहा, एलिसिया ने अपने पिता की ओर देखा, जिन्होंने अपनी सहमति का संकेत देते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। ऐसा लगता है कि दोनों घरों के बीच कोई भाग्य नहीं है। चूंकि तुम जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम कोशिश करो और कहीं चुपचाप रहो जहां। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, क्रिस्टल बॉल मंद हो गई, जो ये संकेत दे रही थी कि कनेक्शन टूट गया है।
उसने धीरे से आह भरते हुए अपने पिता से पूछा, क्या ये सही काम है? उस व्यक्ति ने बिना किसी बदलाव के धीरे से उत्तर दिया, बेटा, तुम इस दुनिया के कामकाज को समझने के लिए बहुत छोटी हो। बस वही करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ और तुम ठीक हो जाओगी। इसके अलावा एक गिरे हुए घर में अब हमें देने के लिए कुछ नहीं है। एलिसिया बोलने ही वाली थी कि उसके पिता ने उसे विदा कर दिया। उसने कुछ और नहीं कहा, बस सिर झुकाया और चली गई। उसके पिता उसे जाते हुए देख रहे थे, उनके विचार समझ में नहीं आ रहे थे। नॉर्मन ब्लेक हमेशा एक चतुर व्यक्ति था जो केवल लाभ की परवाह करता था। दो परिवारों के बीच विवाह एक ऐसा ही लेन देन था। मेरी कहानी के बारे में कुछ विचार है? टिप्पणी करें और मुझे बताएं। 20 भविष्य की योजनाएं। हालांकि हाउस ऑफ थॉर्न पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार वे सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें कोई उचित कारण नहीं मिला। अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गलत दांव लगाया था। रुको, चूंकि वह बच्चा अभी भी जीवित है, शायद उसे पता हो कि वे राक्षस क्या ढूंढ रहे थे जिसके कारण वे इस तरह की तबाही मचा रहे थे। हाँ, ऐसा लगता है कि इस बार मैं थोड़ा ज्यादा ही उतावला हो गया। जो कुछ वह जानता है, उसे जानने के बाद संबंध तोड़ने में देर नहीं लगती। उसने पछतावे की सांस छोड़ी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और हॉल में चला गया। अपनी गलती के बावजूद उसके पास अभी भी एक फायदा था। वह अकेला व्यक्ति था जो जानता था कि एड्रियन अभी भी जीवित है, और वह इस जानकारी का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला था। एलिसिया का चेहरा पढ़ने लायक नहीं था क्योंकि वह अपने कमरे में जा रही थी। हालांकि वह थोड़ी अनिच्छुक थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह खुश थी कि उनकी सगाई टूट गई। हालांकि उसने पहले कभी अपनी राय नहीं जताई थी, लेकिन वह अपनी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी करने के खिलाफ थी, इसलिए ये सब उसके लिए काफी अच्छा रहा। ये सोचते ही उसके दिल में जो थोड़ा बहुत अपराधबोध था, वह खत्म हो गया और उसका दिमाग साफ हो गया और संदेह और चिंता से मुक्त हो गया। ट्रांसमिशन कट जाने के बाद एड्रियन चुपचाप घंटों तक बैठा रहा। टूटी हुई क्रिस्टल बॉल अभी भी उसके हाथों में थी, उसके टुकड़े उसकी त्वचा में गड़ रहे थे, जो उसे अभी अभी सुनाई गई बातों की याद दिला रहे थे। इस बातचीत ने पुष्टि की कि अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। इस एहसास ने उसे इतना जोर से मारा कि उसका दिमाग खाली हो गया। ब्लेक उसकी आखिरी उम्मीद थे, और अब जब वे उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। जब वह वहां अचंभित होकर बैठा था, तो एक छोटे से हाथ ने उसके लबादे को खींचा, उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। उसने नीचे देखा तो पाया कि बमुश्किल जागी हुई ओलिविया एक हाथ से अपनी आंखें रगड़ रही थी और दूसरे हाथ से उसके लबादे को पकड़े हुए थी। प्यारी सी बच्ची को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में अकेला नहीं था, उसके साथ अभी भी उसके 2 भाई बहन थे। इस एहसास ने उसे उसकी चिंताओं से मुक्त कर दिया। बड़े भाई, क्या बात है? उसने जम्हाई लेते हुए पूछा। सब ठीक है, लिव। क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाते हुए। हाँ, चलो खाना खाते हैं, बड़े भाई। लिव, जो भोजन के नाम पर पूरी तरह जाग गई, ने प्यार से कहा। एड्रियन ने नीचे के रेस्तरां से कुछ खाना मंगवाया और उसे उनके कमरों में पहुंचा दिया। जब से लिव ने खेती करना शुरू किया था, उसकी भूख बढ़ गई थी, और उसे अपने चयापचय को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से भोजन करना पड़ता था। जब बच्चे खा रहे थे, तब भी एड्रियन सोच रहा था। उसे उनकी अगली कार्रवाई की सावधानीपूर्वक योजना बनानी थी। एड्रियन को मजबूत होना था। वह इस छोटे से शहर में रहकर ऐसा नहीं कर सकता था। भले ही उसके पास खेती की विभिन्न तकनीकें और कौशल थे, लेकिन उसे अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिए खजाने और संसाधनों की आवश्यकता थी। ये सोचकर उसने मिस्टी पर्वत पर लौटने का फैसला किया। हालांकि इसे मृत्यु क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन वहां मौजूद संसाधनों की मात्रा निर्विवाद थी। उन्हें बस खोजने की जरूरत थी। अब जब उसके पास एक योजना थी, तो उसने राहत की सांस ली। बच्चों के साथ इत्मीनान से बातचीत करते हुए उसके कंधों से एक अदृश्य भार उतर गया। उसने उन्हें बताया कि वे कल चले जाएंगे। अब उसे कुछ तैयारियां करनी थीं। पहले उसने किसी और से संपर्क करने के परिणामों पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब जब ब्लेक के घराने ने उससे मुंह मोड़ लिया था, तो स्थिति जटिल हो गई थी। अब ये खबर कि वह अभी भी जीवित है बाहर आ चुकी थी, इसलिए उसे थक जाना था। उसे नहीं पता था कि ब्लेक का घराना इस जानकारी का क्या उपयोग करेगा, लेकिन वह ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर रहा था। उन पर और किसी पर भी उसका भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एड्रियन एक गाड़ी और कुछ घोड़े खरीदने के लिए बाहर गया।
वह फलों और शराब जैसी कई अलग अलग चीजें खरीदने के लिए भी इधर उधर गया। उसका विचार एक भुमक्कड़ व्यापारी के रूप में प्रस्तुत होने का था। इस क्षेत्र में ऐसे कई व्यक्ति थे और एक दूरस्थ शहर में लोग इस पर बहुत अधिक सवाल नहीं उठाते थे। ये सब करने के बाद उसने कुछ भाड़े के सैनिकों को भी काम पर रखा। उसने कुछ ऐसे लोगों को काम पर रखा जो QE संघनन क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। ये जानने के बाद कि काम पर रखने वाला एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का साधक था, कई व्यक्तियों ने नौकरी के लिए साइन अप किया। बिल्कुल सही, इससे उनका भेष और भी अधिक विश्वसनीय हो जाता। इतने छोटे शहर में सामान बहुत अधिक और अच्छी गुणवत्ता का नहीं था, लेकिन वे ठीक काम कर सकते थे। इसके अलावा उसके पास अभी भी छिपे हुए पहाड़ी गोदाम से बची हुई आपूर्ति थी। ये राशि घाटे की भरपाई के लिए पर्याप्त थी। जब दिन निकला, एड्रियन और बच्चे खुद को तैयार करते थे। बच्चे गाड़ी में सवार होते थे जबकि वह कोचमैन के रूप में रहता था। माल से भरी गाड़ी से जुड़ी होती थी। 3 भाड़े के सैनिक माल के साथ गाड़ी में बैठते थे और पहरा देते थे। शहर से निकलने के बाद वे आसानी से बाहर निकल पाए, क्योंकि गेट पर खड़े पहरेदारों को अब भी एड्रियन की याद थी। यात्रा शुरू करने के बाद वे शहर से आसानी से निकल पाए क्योंकि गेट पर मौजूद गार्ड को अभी भी एड्रियन याद था। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और बस उसकी गाड़ी के लिए रास्ता बना दिया। चूंकि वे स्टोनहोल्ड सिटी वापस जा रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ महीने लग गए क्योंकि वे रास्ते में कुछ शहरों में रुकने वाले थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बच्चों के लिए यात्रा कम उबाऊ हो और यह सुनिश्चित हो सके कि उनके ठिकाने और गंतव्य अज्ञात रहें। जबकि तीसरे दिन सूरज ढल रहा था, चालक दल ने जंगल में शिविर लगाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने आग जलाई, एड्रियन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। चूंकि उसका स्तर दूसरों की तुलना में बहुत अधिक था, इसलिए उसकी संवेदनशीलता भी शीर्ष स्तर की थी। वह महसूस कर सकता था कि लगभग 10 व्यक्ति, जहां वे थे, वहां से कुछ 100 मीटर दूर जंगल में छिपे हुए थे। उनकी आभा से वे QE संघनन क्षेत्र के मध्य और अंतिम चरणों के बीच थे। उनका नेता QE संघनन क्षेत्र के शिखर पर था। ऐसा लग रहा था कि डाकुओं से बचने की उनकी किस्मत आखिरकार खत्म हो गई थी। भले ही वे संख्या में कम थे, एड्रियन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। मूर्ख डाकू, हा हा हा,